दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को दरअसल बहुत बड़ा झटका लगा है। आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री और केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। गहलोत की चिट्ठी में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से लड़ाई में बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। चिट्ठी में गंदी यमुना और शीश महल का भी जिक्र है। तो मंत्री पद के साथ साथ कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा चेहरा थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की सियासत ने एक नई करवट ली है। कैलाश गहलोत का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन उनका यह कदम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो देखिए, आपने रेजिग्नेशन लेटर में कई तरीके की बातें कैलाश गहलोत की ओर से लिखी गई हैं। केजरीवाल को गहलोत की चिट्ठी है और चिट्ठी में क्या लिखा है अब आपको हम ये भी बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी गंभीर संकट से जूझ रही है। आपके वादे के मुताबिक यमुना नदी साफ नहीं हुई। यमुना नदी आज इतनी प्रदूषित है, पहले कभी नहीं रही। शीश महल को लेकर भी काफी शर्मिंदगी वाले विवाद हुए। शीश महल से सवाल उठे कि क्या हम अब भी आम आदमी हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आम आदमी की बजाय आप अपने पॉलिटिक्स एजेंडा के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी, और केंद्र सरकार से लड़ने में दिल्ली सरकार का ज्यादा वक्त बर्बाद हो रहा है। लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आया, अब भी यही करना चाहता हूं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है कैलाश गहलोत ने, उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो सालों से कवर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जितेंद्र, ये चिट्ठी में पढ़ रहा था, इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं ये तो वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर, जिनका जिक्र करते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती है। बिल्कुल, देखिए, मैं भी इस चिट्ठी को पढ़कर यही सोच रहा था कि इसमें भले ही कैलाश गहलोत की चिट्ठी है, लेकिन इसमें जो आरोप लगे हैं वो वही हैं जो अभी तक बीजेपी या फिर कांग्रेस के भी कई नेता लगाते रहे हैं। और देखिए, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, देखिए, तीसरे नंबर का मंत्रालय है ये दिल्ली सरकार के अंदर, और कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल काफी करीबी रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जब वो जेल में थे तो झंडा भी उनकी जगह कैलाश गहलोत ने फहराया था कभी, लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर नहीं की थी। अचानक से सीधे तौर पर उनका इस्तीफा आया है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी पर बड़े गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन वायदों के साथ में, जिन राजनीति, एक नए दौर की राजनीति के बारे में बात करते हुए दिल्ली में आपने सरकार बनाई थी, वो कहां गए? वो तमाम चीजें, आपने यमुना को साफ करने की बात की थी, लेकिन यमुना पहले के मुकाबले ज्यादा गंदी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आम आदमी की तरह रहने की बात थी, तो उसमें जैसे बीजेपी कहती शीश महल, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और कहा है कि हम काम करने की ज्यादा जगह जो है, ज्यादा वक्त और जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा है, वो जाया कर रहे हैं केंद्र सरकार से लड़ने में। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस मकसद के साथ राजनीति में नहीं आया था, इसीलिए ना सिर्फ मंत्री पद से बल्कि जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है उससे भी कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है कि क्या वो राजनीति से ही हट रहे हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक दल जो है वो बदल रहे हैं। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर पे के बाहर मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी भी इस पर फिलहाल कुछ खास बोल नहीं रही है, हालांकि अब जो भी प्रतिक्रिया आएगी आपको सामने बताएंगे। लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि जो जो नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर गया है, उसके बारे में पार्टी ने बाद में यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनका उनके ऊपर हथकंडा था या फिर उनका दबाव था, और इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है। हालांकि कैलाश गहलोत के मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हो सकता है पार्टी भी इस पर चिंतन कर रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है कैलाश गहलोत के इस्तीफे के साथ आम आदमी पार्टी को। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए। देखिए, कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी ने भी बयान दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बयान दिया है कि गहलोत लूट के भागीदार नहीं होना चाहते थे। कैलाश गहलोत ने साहसिक कदम उठाया है, तो बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग
जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो देखिए, कैलाश गहलोत ने जो आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है उसे साहसिक कदम बता रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन है कैलाश गहलोत, आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री थे और इसके पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी वो मंत्री रहे। नजफगढ़ से विधायक हैं और लगातार दूसरी बार वो विधायक चुने गए। साउथ वेस्ट दिल्ली में इनकी खासी पकड़ मानी जाती है। आम आदमी पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा वो थे, केजरीवाल के करीबी रहे। 2015 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। बिल्कुल, तो जो जानकारी समीर दे रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के काफी प्रमुख नेताओं में से एक थे कैलाश गहलोत, लेकिन अब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र हमारे साथ बने में। जितेंद्र, अपने लेटर में भी लिखा है कैलाश गहलोत ने कि जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो अब जनता की सेवा कहां रहकर वो करेंगे, उनका अगला मूव क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब कैलाश गहलोत से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा जो अभी रेस्पॉन्स है वो इस मामले में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि उनका इस्तीफा हाथों हाथ मंजूर भी कर लिया है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने हाथों हाथ कैलाश गहलोत का इस्तीफा न सिर्फ मंजूर किया बल्कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों से कहा गया है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ आयकर के मामले चल रहे थे और उनके यहाँ रेड भी हुई थी, और ऐसे में ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि ईडी और सीबीआई के बूते दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो जीतना चाहती है बीजेपी, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। जिस रिस्पांस की हम इंतजार कर रहे थे, देखिए वो भी आ चुका है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है क्योंकि उनके खिलाफ आयकर के मामले चल रहे थे, तो ऐसे में संभवतः इसके पीछे वो जो दबाव है वो था और साथ में इसको साफ तौर पर बीजेपी की साजिश करार दिया है। और देखिए मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। बिल्कुल, जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक रिएक्शन, आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर नहीं आई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ कुछ आईटी के मामले चल रहे थे। यानी बताने की कोशिश ये है एक बार फिर कि बीजेपी की तरफ से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका डर दिखाया जा रहा है। जितेंद्र, क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया में यही कहा जाने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जांच एजेंसियों का देखिए दुरुपयोग शुरू हो गया है, विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले डराया धमकाया जा रहा है और इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़कर पाला बदल रहे हैं? बिल्कुल समीर, जो मैं आपको खबर दे रहा हूं ये पार्टी के सूत्रों से जुड़े बड़े लोगों से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि ईडी की भी उनके यहाँ रेड पड़ी थी, आयकर विभाग का जो है उनकी रेड पड़ी थी, वो मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत जो है दबाव में आकर उन्होंने कदम उठाया है और इसके पीछे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को इसका दोषी करार दे रही है, कह रही है साजिश कर रही है। और साथ में ये भी कहा कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है उसको बीजेपी ईडी और सीबीआई के जितेंद्र रोकना चाहेंगे यहां पर आपको। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। सिरसा साहब, कैलाश गहलोत का अचानक इस्तीफा, मंत्री पद भी छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी, इरादे क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी ने उनसे बात करी है ना उन्होंने पार्टी से बात की है। जो करप्शन के नाम पर पार्टी छोड़ता है वो कहते हैं बीजेपी कह रही है। थोड़े दिन पहले जब आनंद ने पार्टी छोड़ी थी, आज मंत्री पद भी छोड़ा था, हमारे साथ तो नहीं आज वो। तो हमारे साथ अगर हमने छुड़वाई होती तो हमारी पार्टी में आते, वो कांग्रेस में क्यों जाते? लेकिन जब भी करप्शन से लोग दुखी हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी का करप्शन का बेड़ा डूब रहा है, भ्रष्टाचार का जब बेड़ा डूबता है तो लोग इसी तरह छोड़कर भागते हैं। ये आप इतने पास्ट में देख लिया, ऐसा ही होता है। नहीं सिरसा साहब, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा को सुन रहा था, उन्होंने साहसिक कदम करार दिया है कैलाश गहलोत का इसे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आते हैं तो स्वागत किया जाएगा उनका? देखिए, मैं इसमें ना तो फैसला लेने वालों में हूँ, ना वो आ रहे हैं, ना मैं फैसला लेने वालों में लोगों में से हूँ। पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट आज उनको छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि करप्शन का बेड़ा डूब रहा है और जो उनके राइट लेफ्ट बैठते थे वही आज बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा है। ठीक है, शुक्रिया आपका मंजिंदर सिंह सिरसा जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता
हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साहसिक फैसला करार दिया है कैलाश गहलोत के इस निर्णय को। और अब यह देखने वाली बात होगी कि कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद अगला कदम क्या होता है। और आगे बढ़ रहे हैं, शिमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। रामकृष्ण मिशन आश्रम में देर रात जमकर हंगामा हुआ है। 2 गुटों के विवाद में कुछ लोगों ने आश्रम में तोड़फोड़ की है। उपद्रव के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। पूजा के बहाने मंदिर में आकर बैठे थे उपद्रवी। ये देखिए, उसी दौरान का वीडियो आपको दिखा रहे कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। रामकृष्ण आश्रम के सचिव ने कहा है कि पूर्व माली ने कब्जे के लिए उपद्रव करवाया है। ब्रह्म समाज ने 2014 में उन्हें पूजा के लिए मंदिर दिया था, तब से यहाँ पूजा चल रही है। लेकिन अब कुछ लोग मंदिर प्रबंधन पर अपना दावा कर रहे हैं। पूरा विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम की आपको दिखा रहे। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जा रहा है, कुर्सियां फेंकी जा रही है, जो हाथ में आ रहा है वो फेंका जा रहा है इस आश्रम के ऊपर। काफी लोग इकट्ठा होकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 2 गुटों में लड़ाई की खबर है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं इस आश्रम को लेकर। यहाँ पे हम लोग 2014 से ब्राह्मण समाज ने हमें धार्मिक कार्य के लिए मंदिर दिया हुआ है और तब से मंदिर चल रहा है। आज अचानक से क्या हुआ कि ये लोगों ने जो हमारा माली था विशाल शर्मा और कुछ यूनियन लीडर मिल करके इन लोगों ने 3 कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कालीबाड़ी में। तो हमने एसपी साहब को 10 दिन पहले सूचना दी थी कि ऐसी होने की संभावना है और हम कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट में अभी तक तारीख नहीं मिल पाई, इसलिए हमारा कोर्ट से नहीं हो पाया। लेकिन ये हाई कोर्ट से पहले से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कि अगले पार्टियों को नाम यूज करने को मना किया गया और ब्राह्मण समाज में इंटरफेयर करने को मना है, फिर भी वो कर रहे हैं। और आज क्या हुआ, ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की। तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला। तो मैं बोला 8:30 बज गए, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्म हो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। सडनली जो है कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है एकत्र होना शुरू हुए और एकदम से बाहर से जो है वो पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद उस पथराव से जो है वो जो है वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हमने इसमें 2 FIR पंजीकृत की है। कुछ लोग जो है चिन्हित किए हैं और वो बड़े बड़े पत्थर लेकर अपने हाथों में आए थे और बाद में पता चला कि जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर बुलाया इन लोगों ने और इस घटनाक्रम की पुलिस जाँच कर रही है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस विवाद का, जिस झगड़े का जिक्र हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। रामकृष्ण मिशन आश्रम में किस तरह से देर रात जमकर हंगामा हुआ है। सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ, नौबत मारपीट की आ गई। 2 गुटों के विवाद में कुछ लोगों ने आश्रम में जमकर तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आश्रम में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। मंदिर प्रबंधन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि मारपीट में 7 लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, रामकृष्ण आश्रम में किस तरह से हिंसक झड़प हुई है, लाठी डंडे कुर्सियां चली हैं और जमकर पथराव हुआ है आश्रम के अंदर ही, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनावी घमासान के बीच आज बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अब शिवसेना ने विज्ञापन के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। अखबार में दिया गया ये वही विज्ञापन है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा है। बाला साहेब की पुण्यतिथि के मौके पर जारी इस पोस्टर में संदेश है कि शिवसेना को कांग्रेस की राह पर नहीं जाने दिया जाएगा। ये विज्ञापन शिवसेना की तरफ से दिया गया है, जिसके जरिए शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना साधा गया है। इस विज्ञापन के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पहली बार ये लड़ाई बाला साहेब के विचार के लिए लड़ी जा रही है। बाला साहेब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस बीच एक रैली में उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे और उनके करीबियों पर निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार कहा। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है, वह गद्दारों को सबक सिखाएगी। उद्धव ने यह भी पूछा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव को धर्म युद्ध का नाम दिया है। क्या यह बयान चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है?
और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नेताओं के अजब गजब रंग भी देखने को मिल रहे हैं। नागपुर पहुंचे राहुल गांधी ने एक दुकान में पोहे का लुत्फ लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान के बीच नागपुर के प्रसिद्ध तरी पोहा का लुत्फ उठाते नजर आए। विदर्भ के चुनावी समीकरण को साधने के लिए राहुल गांधी ने चंद्रपुर और अमरावती में जनसभाएं की और इसी बीच समय निकालकर वो वर्धा रोड स्थित श्यामजी रामजी पोहे वाले के यहाँ पहुंचे। राहुल ने यहाँ पोहा भी खाया और पोहा बनाने की कोशिश भी करते नजर आए। सूत्रों के अनुसार गांधी बिना किसी तय कार्यक्रम के रेस्टोरेंट पहुंच गए। इस दौरान राहुल ने यहां कई युवाओं से किसानों, संविधान और बेरोजगारी के मुद्दों पर बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। वो सारे का सारे ढांचे को कैप्चर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने गिरा दी है। आपने देखा अदानी मतलब मीटिंग में था जो यहाँ पे मतलब एमएलएस को खरीद लिया, कैप्चर किया जा रहा था और बेसिकली कर रहा था क्योंकि उसको धारावी की जमीन चाहिए। गांधी ने इसी हफ्ते की शुरुआत नांदेड़ में चुनावी रैली के बाद सड़क किनारे एक दुकान पर गन्ने का रस पीते हुए नजर आए थे। यहाँ राहुल गांधी ने स्थानीय महिलाओं से बातचीत भी की थी। राहुल अपने चुनावी दौरे पर इस तरह की मुलाकात करते रहे हैं। राहुल इसी बहाने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार राहुल ने सोयाबीन और जूट किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। राहुल इन्हीं मुद्दों पर स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की रैली में बवाल मचा। हंगामे के बाद राणा ने पुलिस में शिकायत की है। अमरावती में क्या है पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है। यहाँ एक जनसभा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग कुर्सियां उछाल रहे हैं। ये हंगामा तब हुआ जब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रही थी। नवनीत युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदीले के समर्थन में रैली कर रही थी। तभी कुछ लोग काफी हंगामा करने लगे और कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। लोगों ने काफी देर तक बवाल मचाया। हालांकि इस दौरान नवनीत राणा को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया और नारेबाजी की। सभा के दौरान बवाल के बाद नवनीत राणा खल्लार थाने पहुंची। पुलिस ने इस घटना की शिकायत की। राणा ने हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अब शरद पवार का भी बैग चेक हुआ है। सोलापुर के करमाला में यह चेकिंग हुई। प्रचार के लिए करमाला पहुंचे थे शरद पवार। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर की, शरद पवार के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई है। उनका बैग भी खंगाला गया है। जो अधिकारी हैं वो उनके बैग की जांच कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल इस चुनाव में चुनाव आयोग की टीम ब्लैक मनी पर रोक लगाने को लेकर काफी एक्टिव है। इस बैग चेकिंग को लेकर सियासत भी गरमाई हुई थी। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आखिर कैसे देश के तमाम बड़े नेताओं के बैग की चेकिंग हो चुकी है। 17 नवंबर को यानी कि आज सोलापुर के करमाला में शरद पवार के बैग की चेकिंग हुई तो 16 नवंबर को अमरावती में राहुल गांधी और ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की भी तलाशी ली गई थी। इससे पहले 15 नवंबर को हिंगोली में चुनाव आयोग की टीम ने खुद गृह मंत्री अमित शाह के सामान की तलाशी ली थी। वहीं 14 नवंबर को अहमदनगर में उद्धव ठाकरे और गोरेगांव में नाना पटोले के बैग की भी चेकिंग हुई थी। और महाराष्ट्र के बीड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक निर्दलीय उम्मीदवार के मुंह पर कालिक पोती गई और उसे जमकर पीट दिया गया। आरोप है कि उन्होंने दूसरी पार्टी का समर्थन किया। महाराष्ट्र के जो विधानसभा क्षेत्र की इस घटना से सनसनी फैल गई, जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार को कोड़ों से पीटा जा रहा है। इस उम्मीदवार को वंचित बहुजन अघाड़ी ने समर्थन दिया था, लेकिन अब उसकी पिटाई हो रही है। पूरा मामला बीड जिले का है, जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार सचिन चौहान का नामांकन अवैध घोषित हो गया, लेकिन पार्टी ने बतौर निर्दलीय उसका समर्थन किया। बात तब बिगड़ गई जब पता चला कि सचिन चौहान अब बीजेपी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। फिर क्या था, वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता इस बात पर नाराज हो गए। पहले निर्दलीय उम्मीदवार के चेहरे पर कालिक पोती गई, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बदतमीजी करने का आरोप वंचित अघाड़ी के जिला अध्यक्ष शैलेश कामले पर लगा है, जो वीडियो में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सचिन चौहान से माफी भी मंगवाई और वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
बीड के अंबाजोगा इलाके की इस घटना के बाद से सियासी हंगामा मचा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारा नारा एक है तो सेफ है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। इससे पहले कल पुणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न बंटना है न बांटना है। आपको न बंटना है और न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। अब इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा कि मोदी का नारा वर्सेस योगी का नारा, ये खुद बटेंगे और जल्द हटेंगे। बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था जिस पर सियासत हो रही है। और अहम खबर, नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित होंगे नरेंद्र मोदी। नाइजीरिया के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उन्हें। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये। अब तक सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ को 1969 में यह अवार्ड मिला है। विदेशों में पीएम मोदी को मिलेगा ये 17वां अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं। पीएम का शानदार स्वागत किया गया। रिपोर्ट देखिए। नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। अबुजा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जिस समय पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे उस समय भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग वहीं मौजूद रहे। लोगों ने पारंपरिक डांस कर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 3 देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नाइजीरिया पहुंचे हैं। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यह 50 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण अमेरिकी देश की पहली यात्रा होगी। और मणिपुर हिंसा को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। सीआरपीएफ के डीजी मणिपुर भेजे गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को रवाना किया जा रहा है। सीनियर अफसरों की एक टीम भी मणिपुर जाएगी। सुरक्षा बल और राज्य पुलिस हिंसा पर काबू पाने के लिए एक नई रणनीति बना रहे हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। इंफाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 6 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मणिपुर फिर हिंसा की आग से झुलस रहा है। उपद्रवियों ने एक बार फिर राज्य को जलाने की कोशिश की। मंत्री और विधायकों के घरों पर हमला किया। घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। उपद्रवियों ने इंफाल में एक विधायक के घर फूंक दिया। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। सुरक्षा बलों को शांति बहाली के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा प्रभावित इंफाल में कर्फ्यू और जिरीबाम सहित 6 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा मणिपुर में 1 साल से अधिक समय से खून खराबे और हिंसा के बाद हर भारतीय की ये आशा है कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और समाधान निकालेंगी। मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने की और क्षेत्र में शांति बहाली की अपील करता हूं। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी डबल इंजन सरकार के तहत न मणिपुर एक है न मणिपुर सुरक्षित है।
और झांसी मेडिकल कॉलेज के दर्दनाक एनआईसीयू हादसे को लेकर एनएचआरसी ने राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजा है। इस बीच सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मीडिया में खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि ये घटना परेशान करने वाली है, जिसमें लापरवाही बरती गई और मानवाधिकार का हनन हुआ है। शुक्रवार रात झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस हादसे में 16 बच्चे झुलस गए हैं, जबकि 37 बच्चों को बचा लिया गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट में कितने मामले दर्ज किए गए हैं और घायलों के उपचार के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी दी जाए। साथ में ये भी बताया जाए कि पीड़ितों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रशासन ने झांसी में अग्निकांड का शिकार हुए 10 बच्चों में 7 की पहचान कर ली है। 7 की शिनाख्त परिजनों द्वारा कर ली गई है। 3 की शिनाख्त अभी हम लोग प्रक्रियाधीन है। उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके वेट और इन सब के वो हैं मेजरमेंट्स हैं, उसके साथ उनसे प्रयास किया जा रहा है। और एक के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम लोग उसको। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कार्तिक पूजा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद भारी तनाव फैला हुआ है। हिंसा के बाद सियासत भी गर्म है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जहां कार्तिक पूजा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हालात बने हुए हैं। बताया जाता है कि ये हंगामा एक फेक पोस्ट की वजह से हुआ। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है। हिंसक झड़प के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया है। अमित मालविया ने कहा कि कार्तिक पूजा के दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मुसलमानों ने हिंदू घरों पर हमला किया। ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए कब्रगाह बन गया है। उनके हर त्योहार और पूजा पर हमला किया जाता है, जबकि ममता बनर्जी दूसरी तरफ देखती हैं। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मुर्शिदाबाद हिंसा का वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला है। और मध्य प्रदेश के रतलाम में नशे के खिलाफ अजीबोगरीब मुहिम शुरू की गई है। पुलिस ने जो तरकीब निकाली उसकी काफी चर्चा हो रही। जो लाइन पर सीधा चल रहा है समझो वो होश में है, और जिसके कदम लड़खड़ा गए तो समझो उसने बहुत पी रखी है। नशे के खिलाफ रतलाम में चलाए जा रहे इस अभियान की खूब चर्चा हो रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाई जा रही इस नायाब मुहिम में पुलिस उन लोगों को पकड़ती है जिन पर नशा करने का शक होता है। फिर सड़क पर खींची गई इस लकीर पर चलने को कहा जाता है। पुलिस का मानना है कि जो नशे में होगा वो इस लकीर पर सही से चल नहीं पाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी। ये जो शराब पी के वाहन वगैरह चलाते हैं, शराब पीने वालों के लिए टेस्टिंग की गई। लाइन पर जो सही चल रहा है तो उससे एक प्रथम दृष्टया ये होता है कि ये शराब पिया या नहीं पिया। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। ये एक शराब चेक करने की ये भी एक परंपरा है। गाड़ी चलाते समय नशा करने वालों के खिलाफ रतलाम पुलिस ने अभियान तो शुरू किया, लेकिन इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के पास ब्रेथ एनालाइजर नहीं था। लिहाजा पुलिस ने दूसरी तरकीब निकाली और जो भी सीधी लाइन पर चलते हुए लड़खड़ाया उसका चालान काट दिया गया। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। रात 9:07 पर कपाट बंद होने से पहले विशेष पूजा की जा रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज रात शीतकाल के लिए भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। रात 9:07 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। धाम के कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्रीनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कपाट बंद होने से पहले दिन भर विशेष पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। शाम 6:45 पर सायंकालीन पूजा की शुरुआत होगी। 7:45 पर रावल लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह के बाहर लाया जाएगा। परंपरा के मुताबिक लक्ष्मी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। रात 8:10 पर भगवान की शयन आरती की जाएगी। इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। माड़ा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए घृत कंबल को भगवान को ओढ़ाया जाएगा और गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। बताया जाता है कि ये ज्योति पूरे शीतकाल में जलती रहती है।
और पाकिस्तान में एक भीख मांगने वाले परिवार ने सबको चौंका दिया है। अपनी दादी की मौत के बाद हुए एक कार्यक्रम में इस परिवार ने पाकिस्तान के 10,000 भिखारियों को दावत दे दी। ये समारोह पाकिस्तान के किसी रईस खानदान से जुड़े शख्स का नहीं, बल्कि भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने वाले एक परिवार की ओर से दी गई दावत का है। पाकिस्तान के गुजरावाला की इस भीख मांगने वाली फैमिली ने पूरे पाकिस्तान को चौंका दिया जब अपनी दादी के 40वें मौके पर इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा भिखारियों को दावत पर बुला लिया। अब सुनिए इस इंतजाम के लिए 6 भाइयों ने कितना खर्च किया। दादी के 40वें पर 10,000 मेहमानों के लिए 300 बकरे जिवा किए गए, शीर और कोरमे का इंतजाम किया गया, साथ में मीठे का भी प्रबंध हुआ। दादी के 40वें पर दादी के पसंद के पकवान बनाए गए और मेहमानों को इज्जत के साथ खिलाया गया।